मिडिल क्लास बच्चों की कोई ख्वाहिशें नहीं होती, उनकी मजबूरियां होती है और उनको किसी तरीके से उस मजबूरी से पार करके अपनी सिचुएशन से जीतना होता है। झाड़ू पोछा करता, बर्तन धोता, कपड़े धोता, खाना बनाता, स्कूल जाता, बिना टिफिन लिए स्कूल जाता। आप चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने का मौका मिला है ना, तो आपको मौका मिल गया अपनी जिंदगी को बदलने का। अब आप बहाने नहीं बना सकते कि मुझे जिंदगी ने मौके नहीं दिए। हमारे पास ऐसा घर था कि अगर अगला बरसात होगा तो वो घर ढह जाता, हमारे पास घर भी नहीं था। इन सबका जिम्मेदार मैं खुद को मान रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना त्याग और बलिदान मैंने और मेरे परिवार ने जो किया है उसका हमें ये सिला मिलेगा। बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर कश्ती निकल सकती है। निराश ना हो, हताश ना हो मेरे दोस्त, हिम्मत रख, एक दिन तेरी भी तकदीर जरूर बदल सकती है। ये एक किसी बहुत ही महान व्यक्ति का कथन है जिनका हम सब के जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम ऋषिकेश पांडे है और मैं 25 साल का और मैं सेकंड स्कूल का फाउंडर हूँ। मेरा जन्म झारखंड के पलामू जिले के एक बहुत ही छोटे से गाँव रब्दी में हुआ और मैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हम शुरू से गरीब नहीं थे। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत ही खुशहाल परिवार था। हम 5 लोगों का परिवार है, 3 भाई बहन हैं हम लोग और मम्मी पापा साथ में रहते थे। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एकाएक सब कुछ बदल गया। पिताजी को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और हम रातों रात अर्श से फर्श पे आ गए। हमारी पढ़ाई छूट गई क्योंकि हम फीस नहीं दे सकते थे। हम पहले शहर में रहते थे, अब गाँव जाने की प्लानिंग होने लगी क्योंकि हमारे पास रेंट देने के पैसे नहीं थे। उसमें 500 रेंट हुआ करता था, वो भी देने के हमारे पास पैसे नहीं होते थे। मुझे अपने मेरे पिताजी के लिए बहुत बुरा लग रहा था उस वक्त, क्योंकि जब वो गाँव जाते थे तो वो ना खुशियों का पिटारा लेकर जाते थे। वो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते और जब वो गाँव जाते थे तो उनके आसपास भीड़, उनके पीछे भीड़ होती थी। लेकिन इस बार जब वो गाँव जा रहे थे तो सिर्फ निराशा हाथ में थी और पीछे कोई नहीं था। पीछे हम बस 4 लोग थे जो उनके साथ थे, जो उनका परिवार था। यहाँ से ना एक चीज़ मैंने सीखी उनकी जर्नी को देख के कि जब इंसान सफल होता है ना तो पूरी दुनिया उससे रिश्ते जोड़ना चाहती है। गैर लोग भी उससे रिश्ते जोड़ना चाहते हैं। सब कोई उनके आगे पीछे घूमता है, लेकिन जब आप असफल हो जाते हैं तो आपके अपने भी आपका साथ छोड़ देते हैं। मुझे घटना याद आती है कि जब हमारा दौर बहुत बुरा था, जब हम शहर में ही थे, जब गाँव जाने की प्लानिंग कर रहे थे, तो ये एक वक्त ऐसा था जब हमारे पास खाने को भी कुछ भी नहीं था। हम 2 दिन भूखे थे। उस वक्त मेरे पापा ने मेरी मम्मी से आकर कहा कि ऐसे ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जब मेरे रहते मेरे बच्चे ही भूखे रह जाए। उस दिन हम सब खूब रोए थे। हम जब गाँव पहुँचे तो हमारा अलग संघर्ष शुरू हुआ। पिताजी खेतों में काम करने लगे। वो डेली 8 से 10 घंटे खेतों में काम करते थे, शायद अपना गुस्सा ही निकालते होंगे। और मेरी माँ साड़ी में फॉल पिको किया करती थी। एक साड़ी में फॉल पिको करने का उनको 10 रुपये मिलता था और मुझे याद है कि मेरी माँ के पास सिलाई मशीन नहीं था। वो रोजाना अपने हाथों से 10 से 15 साड़ी में फॉल पिको किया करती थी और वहाँ से जो पैसे आते थे उससे हमारा घर का खर्च चलता था। मैंने अपने पिताजी के साथ खेतों में खूब काम किया है। मैंने कुदाल चलाया है, मैंने बिहन ढोया है, मैंने बोझा ढोया है, मैंने धान बोया है और धान भी काटा है। धान काटने में मेरा ये हाथ कट गया था और आज भी ये उंगली थोड़ा सा मेरा टेढ़ा है। तो अब मैं सरकारी स्कूल में जाने के बाद भी पढ़ने में बहुत अच्छा था, वहाँ भी बहुत अच्छा कर रहा था। तो मेरे दिमाग में ना शुरू से एक बात चलती थी कि अगर पढ़े लिखेंगे नहीं ना तो अपनी इस परिस्थिति को बदल नहीं पाएंगे। 4th क्लास में ही क्या होता है ना कि मिडिल क्लास के परिवार के बच्चे ना उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं, उम्र से पहले समझदार हो जाते हैं। उनकी परिस्थितियाँ, उनकी जिम्मेदारियाँ उनको समझदार बना देती हैं। तो 4th क्लास में ही मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और पढ़ाई एकमात्र हथियार है जिसका इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब बोले किससे, क्योंकि माता पिता के पास तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे एक चाचा हैं, शशि चाचा नाम है उनका, और वो गवर्नमेंट जॉब में हैं। वो गाँव आए हुए थे। मैंने उनसे बातचीत की और कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे ज़िंदगी भर इस गाँव में नहीं रहना है, मुझे ज़िंदगी भर अपने माता पिता को इस हालात में नहीं देखना है। तो उन्होंने पता नहीं मेरे में क्या देखा, उन्होंने कहा कि तुम उम्र से बड़ी बातें कर रहे हो, कुछ करते हैं तुम्हारे लिए। वो बाबा के पास गए। बाबा रिटायर हो चुके थे। बाबा को 12,000 पेंशन मिला करता था उस वक्त। बाबा से उन्होंने कहा कि ऋषु को पढ़ाना चाहिए, मेरे घर का नाम ऋषु है, कि ऋषु को पढ़ाना चाहिए, ये कुछ करेगा। जो इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, खेलने कूदने की उम्र में ये करियर बनाने की बातें कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर लेगा। तो बाबा ने कहा कि पेंशन इतना कम है, घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, पूरे परिवार को तो शहर भेजना आसान नहीं है, तो और अकेले ये रह नहीं सकता है, बना खा नहीं सकता है, क्योंकि बनाएगा कैसे, खाएगा कैसे। तो मेरी माँ ना बगल में मिट्टी के चूल्हे पे खाना बना रही थी। तो मैं वहाँ पे गया और मैंने झट से बेलना पीढ़ा उनसे लिया और रोटी बेलना शुरू कर दिया और रोटी बनाना शुरू कर दिया। ये देख के लोग हंसे भी और थोड़े से वो आश्चर्यचकित भी थे कि इसके अंदर कितनी तड़प है पढ़ने की। तो किसी तरीके से वो मान गए मेरे डेडिकेशन को देख के, चलो इसको शहर भेज देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि साथ में रहेगा कौन, बनाएगा कौन, खिलाएगा कौन। 4th क्लास में बच्चे को ज़्यादा अकल नहीं होती, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक चीज़ चल रहा था, मेरे दिमाग में सिर्फ एक म्यूजिक चल रहा था कि मुझे अपने परिवार की स्थिति ठीक करनी है, परिवार की स्थिति ठीक करनी है। जो पहले था वह सब कुछ वैसा ही करना है। मैं सिर्फ 4th क्लास में था, लगभग 8-9 साल का रहा होऊंगा और मुझे शहर भेज दिया गया। और शहर पहुंचने के बाद असली संघर्ष शुरू हुआ, मेरा भी और मेरे मम्मी पापा का भी। संघर्ष क्या था
मैं सोचिए कितना छोटा रहा होऊंगा उस वक्त में। आज तो 20-25 साल के बच्चों को जब बाहर भेजा जाता है तो उसको होम सिकनेस होती है, उसको घर की याद आती है, उसका मन नहीं लगता है। लेकिन मैं ना ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, क्योंकि एक बोलते हैं ना कि हमारी कोई ख्वाहिशें नहीं होती, हमारी मजबूरियाँ होती हैं। मिडिल क्लास बच्चों की कोई ख्वाहिशें नहीं होती, उनकी मजबूरियाँ होती है और उनको किसी तरीके से उस मजबूरियों से पार करके अपनी सिचुएशन से जीतना होता है। हमारी मजबूरी मेरी सिचुएशन क्या थी कि मैं सुबह उठता, झाड़ू पोछा करता, बर्तन धोता, कपड़े धोता, खाना बनाता, स्कूल जाता, बिना टिफ़िन लिए स्कूल जाता और मेरे दोस्त टिफ़िन लेकर स्कूल आते थे। मुझे बहुत कमी महसूस होती थी मेरी मम्मी की, लेकिन क्या कर सकते थे, मजबूरी थी मेरी। मेरी माँ के अलग अलग संघर्ष थे, मेरे मम्मी पापा के अलग संघर्ष थे। वो दिन भर खेतों में काम करते थे ताकि कुछ अनाज उपजा पाएँ और वो बेचकर हमारा स्कूल का फ़ीस भरा जा सके। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। मेरा भाई ना बहुत छोटा था और वो ना मम्मी मम्मी की याद में रोया करता था दिन भर। अब आज की दुनिया तो बहुत आसान है, थोड़ा-सा याद आया मम्मी-पापा का, वीडियो कॉल कर लिया, है ना? बहुत दूरी का एहसास नहीं होता, थोड़ा बात कर लिया। उस समय दुनिया इतनी आसान नहीं थी। हमारे 5 घर दूर ना एक दारोगाइन आंटी रहती थी, उनके हस्बैंड दारोगा थे। तो उनके यहाँ पे फ़ोन हुआ करता था, तो मेरी मम्मी ना सप्ताह में 1 दिन फ़ोन करती थी और पूरे सप्ताह की बात हमें 2 मिनट में करनी होती थी, क्योंकि उस समय कॉल्स बहुत महँगे होते थे। तो मेरा भाई ना दिन में रोता था, मैं उसको चुप कराता था, बताता, उसको समझाता था, मोटिवेट करता था कि बस कुछ साल का संघर्ष है, किसी तरीके से अच्छा कर लेंगे, फिर पूरा परिवार साथ में रहेंगे। और उसको दिन में चुप कराने के बाद रात में मैं रोता था, क्योंकि मुझे भी तो माँ की याद आती थी ना, मैं भी तो छोटा था, मुझे भी तो माँ का प्यार चाहिए था। हम दोनों से हमारा बचपना छिन चुका था। और ऐसा ही होता है, अक्सर मिडिल क्लास परिवार की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही होती है। मिडिल क्लास कहना गलत होगा, हम बिल्कुल गरीब परिवार से थे। उस समय ना किससे शेयर करूँ, बात समझ में नहीं आता था, फ़ोन से बातचीत नहीं हो सकती थी। तो उतनी छोटी उम्र में मैंने डायरी लिखना शुरू किया और सारी बात डायरी में लिख दिया करता था और मेरा मन हल्का हो जाता था और मेरा भाई मुझे बताता था, उसका मन हल्का हो जाता था। तो इसी तरीके से चलता रहा। मुझे एक घटना याद है कि मुझे 10th क्लास में एक बार ना मुझे एग्ज़ाम नहीं देने दिया जा रहा था, ₹1000 मेरे स्कूल में बाकी था और मेरे पिताजी को मैंने बताया, उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम आते हैं तो फ़ीस भर देंगे। उन्होंने गेहूँ बेचा था, पता नहीं मेरे घर का कितना क्विंटल गेहूँ बिका होगा उस ज़माने में, कि ₹1000 आए थे और उन्होंने मुझे मेरे हाथ में दिया और बोला कि इसको भर दो और एग्ज़ाम दे लो। मेरे से ना वो ₹1000 गुम हो गया और वो ₹1000 गुम होने का दर्द मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द है वो। मैंने अपने पिताजी को आकर बताया कि मेरे से ₹1000 गुम हो गया वो। मेरे पिताजी के आँख में जो लाचारी और निराशा उस दिन मैंने देखी थी, वो पिक्चर आज भी मेरे दिमाग के सामने घूमते रहती है और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है। अगर मैं पीछे जाकर कोई एक गलती ठीक कर पाता तो मैं इसको ज़रूर करता। मेरे पिताजी ने बहुत ही निराश, बहुत ही धीमे स्वर में कहा कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, हम कुछ न कुछ बंदोबस्त करेंगे। पिताजी ने पता नहीं फिर कहाँ से पैसे अरेंज किए, उन्होंने मुझे फिर दिया, मैंने फ़ीस भरा, एग्ज़ाम दिया, खैर मैंने टॉप किया। लेकिन मैं ना यहाँ पे एक बात सारे मिडिल क्लास के बच्चों से कहना चाहता हूँ, सारे स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि आप अगर आज पढ़ रहे हैं ना, तो ये जो मौका मिला आपको पढ़ने का, इसको प्लीज़ फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। कई बार है ना, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो हमें मिलना ही था, है ना? ये तो फ़र्ज़ है उनका पढ़ाना-लिखाना, ऐसा नहीं है। अगर आज आप पढ़ रहे हैं तो इसके लिए कोई दिन-रात संघर्ष कर रहा है मेरे दोस्त, कोई दिन-रात समझौते कर रहा है। पूरी दुनिया में टोटल 21 करोड़ बच्चे ऐसे हैं ना, जो कभी स्कूल नहीं देख पाते, कभी स्कूल नहीं जा पाते। टोटल इंडिया में 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल का चेहरा तक नहीं देखा। आप भी उसमें से एक हो सकते थे। आप उसमें से एक नहीं हैं, इसके लिए कोई दिन-रात मेहनत कर रहा है, खट रहा है, अपने सपनों को मार रहा है ना? आप चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने का मौका मिला है ना, तो आपको मौका मिल गया अपनी ज़िंदगी को बदलने का। अब आप बहाने नहीं बना सकते कि मुझे ज़िंदगी ने मौके नहीं दिए। 10th में मैं गया, 10th में जब एग्ज़ाम हुआ, मैंने टॉप किया और मैं अपने गाँव से पहला ऐसा लड़का था जिसका पेपर में फ़ोटो आया और अखबार में फ़ोटो देखते ही मेरे माता-पिता के चेहरे पे जो खुशी मैंने देखी थी, उस खुशी को मैं भूल नहीं पाता हूँ। हमारे गाँव में एक खुशी की लहर थी। पहला बच्चा था जिसका पेपर में फ़ोटो आया है, पेपर में नाम आया है। उस दिन हमारे माता-पिता सारे दुःख-दर्द भूल गए थे और उस दिन हमारे घर में सेवई बना था और हमारे घर वही पार्टी होती है, सेवई बना, हमने खाया, पार्टी हुई और फिर मम्मी-पापा ने एक सपना लिया और वो एक उम्मीद बंधी उनके जीवन में कि अब ये लड़का कुछ करेगा और हमारी ज़िंदगी बदलेगा। अब 10th तो हो गया था, लेकिन 10th के बाद ना असली संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि अब आपको प्रोफेशनल कोर्सेज़ करने होते हैं और वो उसकी जो कोचिंग है वो बहुत महँगी होती है और हम जैसे गरीब परिवार के बच्चों के लिए वो इतना आसान नहीं होता। हम अगर सब कुछ अपना बेच भी देना तब भी इतनी महँगी कोचिंग नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे पीछे फिर मेरे भाई-बहन भी थे। तो अब मैं क्लूलेस था, निराश भी था कि अब क्या करूँ? इतना अच्छा मार्क्स है फिर भी समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूँ? तभी मेरे एक दोस्त का कॉल आता है और वो कहता है कि ये फॉर्म भर दो, ये फॉर्म भरोगे तो तुम्हें बहुत ही नॉमिनल पैसे में पढ़ा दिया जाएगा। मैंने फॉर्म भरा और मेरा सिलेक्शन भी हुआ और मैं पहुँचा और मेरे सामने जो थे वो और कोई नहीं था, वो सुपर 30 के संस्थापक आनंद सर थे। मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ उनको। उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी।
ये जो शुरुआत में जो मैंने कुछ लाइन्स कहा था ना, ये उन्हीं की लाइन है और उन्होंने ना जाने मेरे से कितने लोगों की ज़िंदगी बदली है। उनसे मैंने सब्जेक्ट का तो ज्ञान लिया है, लेकिन ज़िंदगी के इतने इम्पोर्टेंट लेसन उन्होंने मुझे सिखाए कि मेरे ज़िंदगी में आज भी वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। उन्होंने मुझे 2 बातें सिखाई। पहला कि आप मिडिल क्लास परिवार से आते हो और मिडिल क्लास परिवार के पास पढ़ने का और कोई विकल्प नहीं है। एकमात्र औज़ार है जिसका इस्तेमाल करके आप इस कैटेगरी से बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसे पढ़ना, ये 2 साल ऐसे पढ़ना जैसे तुम्हारी ज़िंदगी में 2 साल फिर कभी नहीं आने वाला। और दूसरा कि जब कभी कामयाब हो जाना, तो अपने जैसे बच्चों की मदद करना, अपने जैसे लोगों की सहायता करना ऊपर उठने में, क्योंकि अगर आपकी मदद आज कोई कर रहा है, तो आपको भी कल किसी की मदद करनी है और इसी तरीके से समाज आगे बढ़ता है। और इसी ज्ञान के साथ, इसी नॉलेज के साथ मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने खूब मेहनत किया। मैंने घंटों पढ़ाई की, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ाई की। लेकिन जब जेईई देने की बारी आई तो मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। मेरे साथ क्या हुआ कि एग्ज़ाम से जस्ट 2 महीने पहले मुझे मलेरिया, टाइफाइड, शायद डेंगू भी हो गया था और मुझे 2 महीने के लिए बेड रेस्ट पे जाना पड़ा। मैंने एग्ज़ाम तो दिया लेकिन उतने अच्छे मार्क्स आए नहीं, उतना अच्छा रैंक आया नहीं। खैर, मैं किसी तरीके से कॉलेज पहुँचा और कॉलेज एक सपना लेके गया कि अब तो जो हो गया सो हो गया। यहाँ से इतना इतना मेहनत करना है, इतना बड़ा पैकेज लेना है कि मैं अपने परिवार की ज़िंदगी बदल दूँ। मैं कॉलेज पहुँचा और एजुकेशन लोन लेकर मैं कॉलेज पहुँचा, क्योंकि हमारे हमारे परिवार के लिए 2, 4, 5 लाख रुपए भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। हमें ना वो रकम पहाड़ जैसा लगता था। लेकिन मेरे कॉलेज में मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना त्याग और बलिदान मैंने और मेरे परिवार ने जो किया है, उसका हमें ये सिला मिलेगा। खैर, हम कॉलेज पहुँचे और हमसे ना एक चूक हो गई वहाँ पे। चूक कहेंगे या फिर मिस इन्फॉर्मेशन कहेंगे, जानकारी का अभाव कहेंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा था नहीं जो हमें गाइड कर सके, बताए, सही जानकारी दे। हम जब कॉलेज पहुँचे तो हमने एजुकेशन लोन लेकर लेकर हम कॉलेज पहुँचे थे। और मिडिल क्लास परिवार जो है ना, वो लोन से बहुत डरता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि ले तो लिया लेकिन चुकाएँगे कैसे? चुकाएगा कौन? तो हमने किसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का फीस खुद से भरा। मेरी माँ ने कुछ गहने बेचे, कुछ अनाज बिका, कुछ बिका और फर्स्ट सेमेस्टर का फीस हमने खुद से ही भरा था, सेकंड सेमेस्टर का फीस। लेकिन थर्ड सेमेस्टर से मुझे दिक्कत आनी शुरू हो गई। हम बैंक पहुँचे और क्योंकि हमें तो पता था ना कि हमने लोन ले रखा है और इसी बुरे दौर के लिए हमने लोन ले रखा था कि अगर हम नहीं भर पाएँगे फीस तो हम बैंक के पास जाएँगे। बैंक के पास गए। अब बैंक मैनेजर ने ऐसी बात कही कि हमारा ना होश उड़ गया। मेरे ना सपने चकनाचूर हो गए। बैंक मैनेजर ने कहा कि आपका जो एजुकेशन लोन है वो कैंसल हो चुका है। मैं और मेरे पिताजी सरप्राइज़ थे। मेरे पिताजी तो अचानक से चेयर पे बैठ गए और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों सर? तो उन्होंने कहा कि आप जो एजुकेशन लोन लेते हैं, अगर 3 महीने के अंदर आप अगर रकम नहीं निकालते हैं तो वो एजुकेशन लोन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। मेरे पिताजी जी ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि किसी तरीके से हमारा लोन फिर से कर दीजिए ताकि मेरा बच्चा पढ़ पाए, एकमात्र उम्मीद है हमारी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, लोन नहीं हो पाया और मुझे पिताजी ने बड़े निराशा से फिर से कॉलेज भेजा कि बेटा मन लगाकर पढ़ना। पहली बार मेरे पिताजी ने कहा था कि मन लगाकर पढ़ना। इससे पहले मुझे आज तक उन्होंने पढ़ने के लिए नहीं कहा था। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा था। खैर, मैं कॉलेज पहुँचा, किसी तरीके से और 2 सेमेस्टर की फ़ीस भरा पाई। लेकिन मैं ना उस समय मेरा मेरा सबसे बुरा दौर चल रहा था। मैं बहुत डिप्रेस था, मुझे मेरे घर की स्थिति पता थी, है ना? मेरे पीछे मेरे भाई-बहन थे, उनकी भी पढ़ाई थी। हमारे पास ऐसा घर था कि अगर अगला बरसात होगा तो वो घर ढह जाता, हमारे पास घर भी नहीं था। मेरे दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी और मुझे ऐसा मैं इन सब का ज़िम्मेदार मैं खुद को मान रहा था, क्योंकि सारा पैसा तो मेरे कॉलेज की फ़ीस भरने में चला जाता था, मेरे मेस के फ़ीस भरने में चला जाता था। खैर, फाइनली हमने और मेरे परिवार ने डिसाइड किया कि हम कॉलेज छोड़ते हैं, क्योंकि एकमात्र विकल्प कॉलेज छोड़ना ही है, क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था, मेरा पूरा ध्यान ही मेरे परिवार की स्थिति पे चली जा रही थी। अब जो इतने सालों से हमने संघर्ष किया था, 4th क्लास से अकेले रहकर पढ़ना और ये मानना कि पढ़ाई ही हमारा एकमात्र विकल्प है और इसी से हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, ये सारे सपने, ये सारी उम्मीदें अब 21 साल की उम्र में चकनाचूर होती दिखाई दे रही थी, क्योंकि मेरी पढ़ाई छूट चुकी थी। ये रोज़मर्रा के खर्चों के चक्कर में मैं और मेरे बड़े सपने सब पीछे छूट चुके थे। फिर मुझे आनंद सर की वही बात याद आती है जो क्लास में कहा करते थे और अभी मेरे साथ दोहराइएगा, बहुत हिम्मत देता है ये उनका ये लाइन कि बुझी समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर कश्ती निकल सकती है। निराश ना हो, हताश ना हो मेरे दोस्त, हिम्मत रख, तेरी भी तकदीर एक दिन ज़रूर बदल सकती है। मैंने हिम्मत रखा। मैंने सोचा कि एक बार फिर से ज़िंदगी को शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मैंने हर वो काम किया जो मेरे रास्ते में आता चला गया। वो कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। जिससे थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे, मैंने हर वो काम करना शुरू कर दिया। मैंने बर्गर, पिज़्ज़ा बेचा। मैंने अपने एक फुफेरे भाई राजू के साथ मिलकर रिम्स में चाय बेचना शुरू किया। रांची में एक रिम्स है, रोज़ सुबह 4 बजे जाते थे, चाय पीते थे, सुबह 6 बजे वापस आ जाते थे। ना मैंने सेल्समैन का काम किया, हर वो काम किया जिससे थोड़े बहुत पैसे आ जाए और घर का खर्चा चल सके। लेकिन एक दिन ऐसे ही मैं और राजू बैठे थे और मैं बहुत निराश था, मैं बहुत डिप्रेस था। उस दिन मैंने राजू से कहा कि यार ये तो नहीं करना था ज़िंदगी में।
इसलिए तो इतना संघर्ष नहीं किया था, इसलिए तो परिवार से लड़कर शहर पढ़ने नहीं गए थे। कुछ कुछ और करना था। लोगों को कितनी उम्मीदें थी मेरे से। जब मेरा पेपर में फ़ोटो आया था, तो सबको लगता था कि मैं क्या करूँगा? मैं ये तो नहीं करने आया था। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मेरा जन्म ये सब करने के लिए हुआ है। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं। मुझे लगा कि मैं तो पढ़ाई में अच्छा हूँ, तो क्यों ना पढ़ाते हैं, है ना? और बातचीत होते-होते पता नहीं मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया कि मेरे साथ जो है ना वो किसी के साथ होना नहीं चाहिए। पढ़ाई की वजह से, पैसे की वजह से मेरी पढ़ाई छूटी है ना, अब कोई एक बच्चा ऐसा नहीं होगा झारखंड में जिसकी पैसे की वजह से पढ़ाई छूट जाएगी। फिर मुझे आनंद सर की वो बात याद आ गई कि जब बड़े हो जाना ना, तो अपने जैसे बच्चों की मदद करना, उनका सहारा बनना। फिर वहाँ से सेकंड स्कूल की शुरुआत होती है। मैंने राजू को कहा कि आप पढ़ाएँगे, है ना? राजू भी एक्साइटेड हो गया, है ना? वो हमेशा ही मेरा साथ देता है। आज वो सेकंड स्कूल में सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। उसने कहा कि चलो पढ़ाते हैं, मैं भी साथ दूँगा। फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बहुत ही छोटे स्तर से शुरुआत की, लेकिन बच्चे बहुत तेज़ी से हमसे जुड़ते गए। शायद उनको ना खुद में मैं दिखाई देता था। तो एक शुरुआत हुई। सेकंड स्कूल एक शुरुआत है ऐसे बच्चों को शिक्षित करने के लिए जिनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। ऐसे बच्चों को शिक्षित करने के लिए जो नाउम्मीद हो चुके हैं, जिनका टैलेंट उनकी गलियों में दम तोड़ रहा है, जिनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। ऐसे बच्चे जो आज भी खिचड़ी के नाम पर स्कूल जाते हैं। ऐसे बच्चे जहाँ पे ऐसे स्कूल्स में पढ़ते हैं जहाँ पे आज भी शिक्षक पढ़ाने नहीं बल्कि धूप सेकने स्कूल जाते हैं और जलता है बच्चों का करियर। हम ऐसे ही सैकड़ों बच्चों को आज पढ़ाते हैं। आपको पता है, अगर एक गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाता ना, तो उसकी 2 पीढ़ियाँ बर्बाद होती हैं। एक पीढ़ी जो अभी उस पे डिपेंडेंट है, उनके माता-पिता, उनके भाई-बहन, और दूसरी पीढ़ी जो उसके साथ शुरू होने वाली है। और एक शिक्षक एक गरीब बच्चे को पढ़ा के उनकी 2 पीढ़ियाँ सुधारता है। मुझे एक घटना याद आती है कि मेरी माँ के पास ₹100 थे और मैंने ट्यूशन पढ़ने की ज़िद कर दी, और उस समय एक पंकज सर हुआ करते थे, और मेरी माँ पंकज सर के पास गईं। उनका फ़ीस 500 हुआ करता था। और मेरी माँ ने कहा कि मैं सिर्फ़ ₹100 आपको दे पाऊँगी, अगर आप हमारे बच्चे को पढ़ा पाएँ तो बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने मना नहीं किया और उन्होंने मुझे पढ़ाया। अगर वो मुझे नहीं पढ़ाते, तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता। पता है, ऐसे ही सैकड़ों बच्चों को एक शिक्षक की ज़रूरत है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो नाउम्मीद हो चुके हैं, जिनके पास बड़े सपने तो हैं, लेकिन उस सपनों को पूरा करने का कोई साधन नहीं है। आज सेकंड स्कूल वैसे ही बच्चों का सहारा बन चुका है। आज सेकंड स्कूल वैसे ही नाउम्मीद बच्चों की उम्मीद बन चुका है। आज सेकंड स्कूल में दूर-दूर से लोग पढ़ने आते हैं, ना सिर्फ झारखंड से, जबकि बल्कि बाहर से भी बच्चे पढ़ने आते हैं, और हम उनकी उम्मीद बन चुके हैं। आज मेरे परिवार की स्थिति भी ठीक हो चुकी है, और आज हम वैसे बच्चों को सहारा देते हैं, और मोटिवेट करते हैं कि आप भी एक दिन अपने परिवार की तकदीर बदल सकते हैं। बस एकमात्र जो विकल्प है वो पढ़ाई है। इसको मन लगाकर पढ़िएगा। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एनडीए ऑफिसर बने, आईएएस ऑफिसर बने। पढ़ने लिखने से दिमाग ज़िंदा रहता है, दिमाग विकसित होता है। अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी काम को करता है तो उसको अलग तरीके से करता है। एक किसान का बच्चा अगर वो पढ़ जाएगा ना, वो खेती भी अलग तरीके से करेगा और अपने परिवार की ज़िंदगी बदल के रख सकता है। और इसी उद्देश्य को लेकर मैं आगे काम कर रहा हूँ, और आगे तो हम बहुत बड़ा करने वाले हैं। हम झारखंड के हर छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट में जाने वाले हैं। हर उस बच्चे तक पहुँचने वाले हैं जो टैलेंटेड तो है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल पा रहा। हम मौका देंगे, उसको अपना हुनर दिखाना, अपना टैलेंट दिखाना, अपने परिवार का सपोर्ट बनना है, सहारा बनना है। और मेरा ना आपको एक मैसेज है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ज़िंदगी में ना कभी रुकना नहीं होता। कोई भी हालात जो आज आपको बहुत परेशान कर रही है, बहुत बड़ी लग रही है, लग रहा है कि नहीं ज़िंदगी ख़त्म कर लेना चाहिए, अब इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप थोड़ा-सा एक कदम आगे बढ़ा दें ना, और थोड़ी-सी हिम्मत कर लें, तो वो कुछ साल बाद वो हालात बहुत छोटा लगने लगता है। जब मैं बहुत छोटा था, 8-9 साल का था, तो मुझे लगता था कि अकेले शहर कैसे जाऊँगा? मैंने हिम्मत की, वो सिचुएशन मुझे आज बहुत आसान लगती है। उसके बाद जब कॉलेज छूटा तो मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई, क्योंकि लोगों को मेरे से कितनी बड़ी-बड़ी उम्मीदें थीं, और मैं फिर से ज़ीरो पे आ गया। लेकिन फिर से हिम्मत किया, और आज मैं अच्छे जगह पे खड़ा हूँ। तो जब भी कुछ ऐसा लगे, निराशा हो, आनंद सर की वही बात याद कीजिएगा, और एक अपने अंदर उम्मीद की किरण जगाइएगा, एक कदम आगे बढ़ाइएगा। आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, उस समय जो हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ा लेता है ना, वो ज़िंदगी में जीत जाता है, और उस समय जो थक के, रुक के बैठ जाता है, वो ज़िंदगी में हार जाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो, या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं, और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप
और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।